हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। देखिए, जो हम 10th की केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहे हैं भैया, उस 10th की केमिस्ट्री का जो सेकेंड लेसन है, सेकेंड लेसन जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण, ये चैप्टर चल रहा है आपका। इसके आज हम आपको अगला पार्ट बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे बड़ी चीज तो ये हुआ करती है कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। अभी हमने सॉल्ट का टाइप्स पढ़ रखे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने सॉल्ट बताया कितने प्रकार के होते थे। इसके वाले लेक्चर में हमने अम्लीय सॉल्ट, क्षारीय सॉल्ट, मिश्रित सॉल्ट और द्विक सॉल्ट के बारे में बता दिया है। तो अगर आप उन सब चीजों को देखना चाहते हैं तो इसके पहले वाला पार्ट 5 देखें तो आपको वो बात एकदम कंफर्म हो जाएंगी। चलिए हम आपको आगे बताते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको मैंने कल डबल सॉल्ट तक बता दिया था। डबल सॉल्ट में मैंने बताया था कि इनका निर्माण जो हुआ करता है दो सरल सॉल्ट से होता है, किंतु इनके गुणों की व्याख्या केवल ठोस अवस्था में की जा सकती है, जलीय विलयन में नहीं। ठोस अवस्था में उसका प्रॉपर्टी वही रहेगी, लेकिन जैसे उसको लिक्विड सॉल्यूशन में ले जाते हैं वो तुरंत उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, बदल जाती है। और डबल सॉल्ट का बेस्ट एग्जाम्पल मैंने बताया था, क्या थी, फिटकरी। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो लास्ट है उसका नाम है जटिल सॉल्ट। इसको हम लोग इंग्लिश में कहा किया करते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जटिल सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का मतलब क्या होता है भैया? देखिए, शब्द से ही पता लग रहा है कि बहुत हट करके होगा, नाम से ही कुछ बातें चीजें कंफर्म हुआ करती हैं। तो सबसे पहली चीज ये बताइएगा कि इनका निर्माण भी दो सरल सॉल्ट से होता है। वे सॉल्ट जिनका निर्माण दो सरल सॉल्ट से होता है, किंतु इनके जो गुणों की व्याख्या की जा सकती है ठोस अवस्था और जलीय विलयन में दोनों की जा सकती है। ये ध्यान दीजिएगा। किंतु इनके गुणों को, जो इनके अस्तित्व होती है, इनकी पहचान होती है, वो ठोस अवस्था में भी रहती है और किसमें, आपके आणिक अवस्था में भी क्या है, बनी रहा किया करती है। डबल सॉल्ट में क्या बताया था? डबल सॉल्ट में केवल ठोस अवस्था में रहती है और आणिक अवस्था में जैसे उसको जलीय विलयन में ले जाते थे तुरंत उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ इसीलिए तो कह रहे हैं दोनों में अंतर, बेसिक डिफरेंस है। और डबल सॉल्ट जो होते थे उसमें कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर वगैरह ये भी दिखाएंगे, संख्या नहीं रहती थी। लेकिन इसमें बहुत आगे चल करके इंटरमीडिएट का एक चैप्टर मिलेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उस संयोजक यौगिक, तो वहाँ पूरा जटिल यौगिक पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ भी केवल इतना आप जानिए, वे सॉल्ट जिनका निर्माण दो सरल सॉल्ट से होता है या दो सरल सॉल्ट के मिश्रण के क्रिस्टलीकरण से होता है। दो सरल सॉल्ट लिए जाएंगे, उनको मिला दिया जाएगा और मिलाने के बाद उसमें से जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको बाहर कर दिया जाता है, तो उसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठोस अवस्था में आ जाता है। तो जो प्राप्त होगा वही आपका क्या कहलाता है, जटिल सॉल्ट। देखिए मैं इसको लिख रहा हूं, इनका निर्माण दो सरल सॉल्ट के मिश्रण, इनका निर्माण दो सरल सॉल्ट के मिश्रण के क्रिस्टलीकरण से किया जाता है। इनका निर्माण दो सरल सॉल्ट के मिश्रण के किससे, क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण का मतलब दोनों का मिश्रण लिया जाएगा, उसमें से उसको ठोस अवस्था में बदल दिया जाएगा। तो क्रिस्टलीकरण से किया जाता है जिनकी या जिनका अस्थायित्व या जिनके गुणों की व्याख्या ठोस एवं जलीय विलयन में की जा सकती है। अर्थात जो इनकी ठोस अवस्था में प्रॉपर्टी होगी वो जलीय विलयन में भी क्या होगी, वही रहती है। जैसे
Fe, ये है Cn और फिर ये है होल 6। इसको थोड़ा सुने सुने आपको मिलेंगे, लेकिन आज अभी आपको पहली बार बता रहा हूं। तो K4FeCN6 ये K4 है, और ये जो संख्या है यही इनकी सबसे बड़ी पहचान है। इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन परिसर, उप सहसंयोजक परिसर, इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये सब चीजें वहां पे बहुत डिटेल में पढ़ाई जाती है। वहां एक चैप्टर है केवल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। इसका नाम जो होता है पोटेशियम, अगर यहां 4 है तो फेरो और Cn को आप लोग कहते हो साइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसी का एकदम ट्विंस है K3FeCN6। अब आप सोच लीजिए K3FeCN6। अब यहां जैसे ही पोटेशियम चेंज हुआ तुरंत इसका नाम चेंज हो जाएगा, जहां फेरो वहीं टेरी हो जाएगा। तो इसका नाम होता है पोटेशियम फेरी साइनाइड। तो एकदम सीधी सीधी सी इसकी व्याख्या हो गई, मैंने इसकी डिफिनेशन भी बता दिया आपको। तो इनका निर्माण दो सरल सॉल्ट के मिश्रण के क्रिस्टलीकरण से होता है, से किया जाता है, जिनके गुणों की व्याख्या ठोस एवं जलीय विलयन में की जा सकती है। मतलब इनके जो गुण होते हैं वो जो ठोस अवस्था में रहते हैं वही आपके किस में रहा किया करते हैं, जलीय अवस्था में रहते हैं। जैसे अब आपको जैसे एकदम अंतर करना है, जैसे मैंने बताया था कि डबल सॉल्ट, द्विक सॉल्ट का जो उदाहरण आपने लिखा था वो क्या थी आपकी K2SO4 इंटू Al2SO4 फिटक्रिया ना इंटू 24H2, ये डबल सॉल्ट थी। और अभी आपने लिखा क्या K4FeCN6। अब आप देखिए तो इसमें ये वाला टॉपिक कहीं नहीं देखने को मिलता है। ये इसी को कहा करते हैं उप सह संयोजक परिसर। परिसर क्या कहेंगे इसको, कोष्ठक कहेंगे। अब मैथमेटिक्स में तो दूसरा कुछ कहेंगे, लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में इसको ऐसे कहते हैं। तो जो एकदम आम भाषा में बच्चे अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो डबल सॉल्ट में और इसमें यही अंतर है, इसमें ये नहीं चीज देखने को मिलेगा आपको, लेकिन इसमें ये देखने को मिल रहा है। तो यहां से भी आप क्या कर सकते हो, अंतर कर सकते हो। तो इस तरीके से साल्ट वाला आपका क्या हो गया, टॉपिक समाप्त हो गया। और अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आप बढ़िया सा इसको समझिए और नोट्स बनाइए। पर डे में बार बार आपको समझा रहा हूं, आपकी नोट्स एकदम क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए, तब जान लीजिए एकदम मजा आएगा आपके लिए। वही सबसे बढ़िया टाइम होता है जब आपकी नोट्स एकदम बढ़िया सी कंप्लीट रहा किया करती है, सुंदर सुंदर एकदम अच्छे अक्षरों में। नहीं तो फिर जान लीजिए कोई बात होती नहीं। अब हम यहां से एक नए टॉपिक की तरफ आपको ले चल रहे हैं और वो है अम्ल का भौतिक एवं रासायनिक गुण। तो पहले हम पढ़ेंगे अम्ल का क्या, भौतिक गुण, उसके बाद अम्ल का फिर क्या पढ़ेंगे, रासायनिक गुण। तो अम्ल का हम सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिक गुण। यहां पे हेडिंग बनेगी फिजिकल या अम्ल का भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टी में वही चीजें बताई जाती हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं विदाउट रिएक्शन। अब जैसे मैंने एकदम सबसे पहले चीज बता दिया, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होगा जैसे आपको एकदम नॉर्मली अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। पहली प्रॉपर्टी एकदम सीधी सीधी सी, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। और फिर आपको मैंने बताया था कि जो अम्ल होता है या अम्लीय विलयन जो होता है वह लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो लिटमस पेपर होता है वो अम्लीय विलयन में कैसा हो जाता है, या कह सकते हो कि लिटमस पेपर का जो रंग होता है वो अम्लीय विलयन में क्या हो जाता है, बदल जाता है। यह चीज मैंने बताया था। तो आप इस तरीके से कुछ पहचान सकते हो कि नहीं, अम्लीय विलयन में क्या होता है, जो आपका लिटमस पेपर होता है उसका रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो जो अम्लीय विलयन होता है उसमें जो है नीला लिटमस ले लीजिए, एक लाल लिटमस
लिटमस होता है, लाल लिटमस का तो लाल ही रहेगा, लेकिन जो नीला लिटमस पेपर होता है वो आप लाल लिटमस पेपर और नीला, दो लिटमस पेपर होते हैं। तो जो आपका नीला लिटमस पेपर होता है वो अम्लीय विलयन में कैसा हो जाता है, लाल, नीले कलर का रहता है, जैसे डालोगे तो वो लाल रेड कलर का होगा। अगली चीज मैंने आपको एक चीज बताया था, जो अम्ल हुआ करते हैं, इसकी डिफिनेशन के ही तरीके पहले दोनों लिख लीजिए तब उसके बाद। भौतिक गुण में नंबर 1, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, पहली चीज हो गया। दूसरी टॉपिक क्या था, यह नीले लिटमस, नीला होता है, लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है। अम्ल की फिजिकल प्रॉपर्टी, अम्ल का स्वाद कैसे होता है, खट्टा। यह नीले लिटमस पेपर के रंग को कैसे कर दिया करता है, लाल कर दिया करता है। और अगली चीज मैं आपको एक चीज और बताया था, जैसे चाहे आप इसको तीसरा वही कर दीजिएगा कि अम्ल को या अम्ल में सूचक डालने पर इसका रंग, वही बात है जो ऊपर लिखी गई है, थोड़ा सा एक टॉपिक और बढ़ा दिए, बदल जाता है। यह फिजिकल प्रॉपर्टी हुई एसिड की। अम्ल का स्वाद कैसे होता है राजू, खट्टा होता है। यह नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल रंग में बदल देता है। और अम्ल को सूचक में जैसे डालते हैं इसका रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। यह हो गई प्रॉपर्टी। अब यहां पे हम आपको बता रहे हैं अम्ल का रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो कोई भी अम्ल होता है उसकी हम अब रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहली चीज तो आपको मैंने पहले ही रिएक्शन में जब उदासीनीकरण अभिक्रिया बताया था कि कोई भी अम्ल होता है उसकी क्षारक से अभिक्रिया करा दीजिए तो वो क्या निर्माण करता है, साल्ट एवं किसका निर्माण करता है, जल का। तो यहां रासायनिक गुण में सबसे पहले अम्ल के प्रमुख रासायनिक गुण निम्न है। नंबर 1, क्षारकों से क्रिया। नंबर 1 क्या लिखा मैंने, क्षारकों से क्रिया। मैंने बताया क्या, कोई भी अम्ल होता है जब रिएक्शन, ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं जैसे फार्मूले नहीं मैथमेटिक्स में याद करते हो वैसे इसको पढ़ा जाता है। अम्ल की अगर क्षारकों से अभिक्रिया की जाती है तो क्या बनता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के अकॉर्डिंग साल्ट एवं क्या बनता है, जल। अम्ल की अभिक्रिया क्षारकों के साथ करने पर, क्षारकों के साथ करने पर साल्ट एवं जल प्राप्त होता है। ये फार्मूला टाइप याद करिएगा इसको। अब जैसे मैंने बता दिया यहां पे अम्ल और प्लस क्या हो गया, कोई क्षारक। अम्ल है और क्षारक है, अगर ये सब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो ऑलरेडी हमेशा साल्ट बनेगा और प्लस क्या बनेगा, जल। इसको आप ऐसे घेर दिया करिए, ये फार्मूला टाइप है। अम्ल की जो मैंने पहली केमिकल प्रॉपर्टी बताया वो क्या बताया कि
अम्ल की अवक्रिया अगर हम क्षारकों के साथ करते हैं तो आपको साल्ट एवं क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। और ये आपका अम्ल है और ये क्षारक है। अगर इसका रिएक्शन किया जाएगा तो यहाँ साल्ट बनेगा और क्या बनेगा, जल। अब ये रिएक्शन के नीचे अगर आप और लिखना चाहें, जैसे अम्ल में मैंने ले लिया HCl, किसका फार्मूला है ये, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर इसके साथ हमने क्षारक के रूप में हमने क्या ले लिया, मान लीजिए NaOH, कुल मिला के वही उदासीन का प्रक्रिया है। इसका नाम क्या है भैया, कास्टिक सोडा। आप जब इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो आपको मालूम है अम्ल से H निकलता है और OH से, तो बाहर क्या हो जाता है, H2O, और बचा Na और ये Cl, Na पॉजिटिव है Cl नेगेटिव है, दोनों जुड़ गए और यहाँ पे बना क्या, ये नमक। नमक क्या है, सॉल्ट, और ये क्या बन गया, जल। तो ये पहली इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी थी कि अम्ल की अभिक्रिया अगर हम क्षारकों के साथ करते हैं तो आपको मिलता क्या है, साल्ट, और क्या मिलता है, जल। तो किसी भी अम्ल की अभिक्रिया अगर हम क्या करते हैं, क्षारक के साथ किया करते हैं तो आपको साल्ट और क्या बनता है, जल प्राप्त हुआ करता है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा टॉपिक हो गया। अब चलिए हम आपको अगला टॉपिक बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला जो हुआ करती है, इसकी अगली जो केमिकल प्रॉपर्टी है राजू, इसकी अगली केमिकल प्रॉपर्टी है धातुओं के साथ क्रिया। किसके साथ, धातुओं के साथ क्रिया। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी हम अम्ल की बता रहे, ध्यान लीजिए। अम्ल कोई भी होता है अगर हम उसकी अभिक्रिया धातुओं के साथ करते हैं, किसके साथ किया करते हैं, धातुओं के साथ। दूसरा रिएक्शन बता रहा हूं, धातुओं से क्रिया, रिएक्शन विथ मेटल। अब आपको हम बता रहे हैं राजू, अम्ल की ही केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। अम्ल की अभिक्रिया अगर हम जो धातुएं जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, अगर हम इन सब के साथ करते हैं, हमेशा जान लेना साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो जो प्रबल धातुएं होती हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर जो है, अभी विद्युत रासायनिक श्रेणी आगे आपके मूल्य के पढ़ने के लिए, तो जो प्रबल धातुएं होती हैं अगर हम उसको क्या किया करते हैं, जो क्रियाशील धातुएं हैं, यहां पे लिख सकते हो कि क्रियाशील धातुएं, अम्ल की अभिक्रिया क्रियाशील धातुओं के साथ, जो एक्टिव मेटल है, किसी से साथ जब करेंगे, अम्ल की अभिक्रिया क्रियाशील धातुओं के साथ जब करते हैं तो आपको मिलता क्या है, साल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस। ये चीज सबसे बड़ी ध्यान दीजिएगा। अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया क्रियाशील धातुओं, जो एक्टिव मेटल है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक जैसी सभी सब एक्टिव मेटल है, के साथ करने पर, जब इनके साथ अभिक्रिया की जाएगी तो आपको मिलता क्या है, साल्ट एवं कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, मतलब रिलीज होती है। अब अगर हम कहते हैं, यहां पे जैसे लिख दिया मैंने धातु, जैसे उसका फार्मूला बना, और फिर मैंने लिख दिया अम्ल। कोई भी धातु है अगर वो अम्ल से क्रिया करेगी तो मैंने फार्मूला में बता दिया क्या बनेगा, साल्ट, और प्लस कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ये फार्मूला है, जैसे उसमें मैंने बताया, ये आप जान लिया करिए। ये सब फार्मूले हैं। धातु है, अम्ल से क्रिया करेगी तो साल्ट बनेगा, और कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। पहचानो, धातु है, अम्ल से क्रिया कर रही है
तो क्या बनेगा, साल्ट और क्या, हाइड्रोजन गैस। अब मैंने कहीं नहीं जाने को, सबसे बढ़िया सोडियम को मैंने लेने को, ये एग्जाम्पल है फर्स्ट। अम्ल के रूप में मैंने HCl ले लिया। चलिए, जैसे ही अम्ल के रूप में हमने HCl लिया तो आपको मालूम है यहां से हाइड्रोजन निकलेगी, तो प्लस क्या निकाल दिया, H2। बैलेंस करना हमारा कर्तव्य है। और फिर यहां से Na और ये Cl, तो बन गया NaCl। ये क्या है, नमक है, सॉल्ट है ना एक प्रकार का। और यहां से ऐसे चिन्ह लगाएंगे तो ये कौन सी गैस निकलने का चिन्ह है, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। अब आप बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे आपका 2 है हाइड्रोजन, यहाँ 1 है, यहाँ 2 कर दीजिए। जैसे ही आप 2 हाइड्रोजन यहाँ किए, क्लोरीन भी यहाँ कितना हो गया, 1 है इधर, तो यहाँ पे आप 2 कर दीजिए। अब क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, सोडियम 2 हो गया, 2 कर दीजिए, हो गया। और एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहते हैं तो और सबसे जैसे जिंक है और प्लस H2SO4 है, ये तेजाब है आपकी, ये आपका जिंक है या इसी को जस्ता कहते हैं, जान लीजिएगा। ये आपका क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है ये, सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगर इन सब की अभिक्रिया की जाएगी, ध्यान दीजिएगा, ये सब किसके अंतर्गत एग्जाम्पल जानते हो, ये सब विस्थापन अभिक्रिया है। ये भी क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। यहां से हट गया हाइड्रोजन, जाकर के ये चला जाता है। कभी कभी यही पूछ जाता है कि ये सब कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, ये सब विस्थापन अभिक्रिया है। यहां से देखिए ये जिंक है। अब आपका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको ध्यान दीजिएगा, ये यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा बस, और बचा क्या, ZnSO4। और ZnSO4 का नाम होता है जिंक सल्फेट। और ये जो जिंक सल्फेट है यह भी एक प्रकार का क्या है, साल्ट है। और ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो अगली जो केमिकल प्रॉपर्टी थी कि अम्ल की अभिक्रिया अगर हम धातुओं के साथ करते हैं तो आपको क्या मिलता है, साल्ट। और कौन सी गैस प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस। इसको ऐसे ब्लैक पेन से लिख के घेर दीजिएगा। और उसके बाद एक एग्जाम्पल्स बहुत होता है, लेकिन हमारी इच्छाएं होती हैं तो हम आपको 2 एग्जाम्पल्स भी बता सकते हैं। अभी हम ऐसे इसके भी साथ बता सकते हैं, इसके भी साथ बताएंगे, तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ जाता है। इसीलिए तो NCERT में तो जान लीजिए बहुत कुछ नहीं दिया गया। आप बुक खोल करके देखिएगा तो आपको मिलेगा, तो आप उससे समझिए खुद कि हमारी नोट्स में कितना फर्क है और किताब में कितना आपको फर्क मिलता है। अगला रिएक्शन आपको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला है धात्विक कार्बोनेट से क्रिया। यहाँ पे इस चीज ध्यान दीजिएगा, तीसरी प्रॉपर्टी, धात्विक कार्बोनेट एवं बाई कार्बोनेटों से क्रिया। धात्विक कार्बोनेटों एवं बाई कार्बोनेटों से क्रिया। अब धात्विक कार्बोनेट में जैसे सोडियम कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट का मतलब जैसे सोडियम बाई कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब आपके धात्विक कार्बोनेट। तो अगर हम अम्ल की अभिक्रिया धात्विक कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट से करते हैं तो यहां साल्ट बनेगा, जल बनेगा और एक गैस निकलती है, उस गैस का नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। एक फार्मूला याद कर लेना, कार्बोनेट हो चाहे बाई कार्बोनेट हो, कार्बोनेट कभी भी बाई कार्बोनेट होते हैं, ये सब ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर के बने होते हैं। तो जब भी इनको डिसोसिएट किया जाता है, मतलब तोड़ा जाता है, तो ये हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेंगे। भाई जिस चीज से मिलकर के बना है, अगर जब उसको तोड़ा जाएगा तो वो चीज तो लाजमी है उसको बाहर निकलना ना। तो यहाँ पे जो ये रिएक्शन है इतना याद रखिएगा कि अम्ल की अभिक्रिया धात्विक कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट से क्रिया की जाती है तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा, जल प्राप्त होता है। मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अम्ल की
अभिक्रिया, लैंग्वेज आपके लिए, धात्विक कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेटों के साथ करने पर सॉल्ट जल, पहले कार्बन डाइऑक्साइड लिख दो, CO2 एवं जल प्राप्त होता है। ये मतलब कोई भी अम्ल होगा अगर उसकी अभिक्रिया धात्विक कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से किया जाएगी तो हमेशा सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और कौन सी चीज, जल बाहर होगा। जैसे देखिए लिखते हैं, ये हो गया अम्ल प्लस, यहां लिखते हैं धात्विक कार्बोनेट ले सकते हो या बाइकार्बोनेट, धात्विक कार्बोनेट या क्या, धात्विक बाइकार्बोनेट। जब इसका रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, पहले सॉल्ट, फिर अब तो लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब रिएक्शन है। आप केमिस्ट्री सही तरीके से जब रिएक्शन पार्ट आता है तब जान लीजिए, बच्चों को समझना चाहिए कि अब केमिस्ट्री का समय आ चुका है। ये सब फार्मूले हैं, ऐसे आपको मिलेंगे। अब एग्जांपल्स के तौर पे हमने यहां ले लिया HCl और हमने यहां कार्बोनेट पहले लिया, तो मान लीजिए ले लिया Na2CO3। ये तो जानते ही हो सब लोग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कार्बोनेट है ना। ये इसका नाम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट। ये किससे अभिक्रिया करा रहे हैं, कार्बोनेट से। तो आप बताइए क्या निकलेगा। अब इस रिएक्शन में यहां से Na, यहां से Cl, तो बाहर हो जाएगा आपका NaCl। अब यहां देखो 3 CO करने को CO3 है ना, ये पूरा, इसमें से CO2 निकाल लो तो बचा आपका CO2। यहां से Na और यहां से Cl, देखो 2 Na है तो चावल बैलेंस कर लो, यहां 2 कर दो मैंने, अभी बैलेंस करने का नहीं पड़ेगा, फिर 2 Na हो गया। अब उसके बाद देखिए यहां एक ऑक्सीजन बची है, CO3 था ना, तो CO2 निकल गया। अब एक ऑक्सीजन और इसमें से कितना है, एक H। जब ये एक H है तो आपको निकालना क्या है, अगला जल, पहले लिख दीजिए H2। अब 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 कर दीजिए। अब देख लीजिए इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। 2 हाइड्रोजन किनारे देखिए, 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 2 सोडियम, आपने आगे ऑलरेडी 2 लगा रखा है, और कार्बन एक है ही, उधर भी एक होगा। ऑक्सीजन देखिए 3 और यहाँ पे देखिए 2 और 1 3। तो ये है आपका नमक, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है आपका जल। पहला एग्जांपल्स। दूसरा एग्जांपल्स, अब मान जैसे हमने लिया यहाँ पे HCl, फिर हमने लिया है, और अब की बार मैंने कोई बाइकार्बोनेट लिया, कहीं नहीं जाना है, NaHCO3। ये सोडियम कार्बोनेट था और ये किसका फार्मूला है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। इसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए होना क्या, बाइकार्बोनेट। ये हो गई धातु और ये बाइकार्बोनेट, इसे कहते हैं धात्विक बाइकार्बोनेट। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, जिसको धामल सोडा कहते हैं, वॉशिंग पाउडर, और इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं या खाने वाला सोडा भी। अब इसमें क्या बनेगा, फिर वही सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। तो अब देखिए यहां से Na, यहां से Cl, बन गया सॉल्ट, NaCl। अब बचा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, देखो CO3 है ना, कार्बोनेट यहीं से निकलेगी, तो फिर CO2
कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक ऑक्सीजन बचा है और फिर यहाँ पे देखिए क्या है, जो यहाँ पे भी है। तो अभी देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। ये देखिए रुक जाइए, हाँ इसमें बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी है ना, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, प्लस क्या हो जाएगा, ये अपने आप बैलेंस रहता है, इसमें बैलेंस नहीं करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका नमक मतलब सॉल्ट, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या हो गया। तो इस तरीके से मैंने अम्ल का आपको क्या बता दिया, रासायनिक गुण भी क्या किया बता दिया, जान लीजिएगा। तो ये जो अम्ल का केमिकल प्रॉपर्टी हुआ करता है, इसमें भी एक और है, उसको भी हम आपको बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कोई भी कार्बोनेट होगा या बाइकार्बोनेट होगा, उससे अभी हम चाहते हैं तो कार्बोनेट वाला अलग बताते हैं, बाइकार्बोनेट वाला अलग, लेकिन हमने कहा जब पढ़ा रहे हैं तो एक में ही बता दें तो क्या दिक्कत है, बनेगा वही है, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनना है, जल। तो कोई भी कार्बोनेट रहेगा अगर वो अम्ल से क्रिया करेगा तो सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। बाइकार्बोनेट लोगे तब भी वही बनेगा, साल्ट और आपका ये जल। अगला चौथी इसकी बात है धात्विक ऑक्साइडों से। किससे अब क्रिया बता रहा हूं, धात्विक ऑक्साइडों से। कोई भी अम्ल हुआ करता है, अगर उसको जैसे धात्विक कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट, वैसे सोडियम ऑक्साइड ले लीजिएगा। धात्विक अगर हम ऑक्साइडों से किया करते हैं तब भी क्या बनता है, साल्ट और क्या बनता है, जल। चौथी प्रॉपर्टी धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइडों से जब की जाती है, जैसे सोडियम ऑक्साइड, तो भी क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और क्या बनता है, जल। ये रिएक्शन की तर्ज है। अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइडों के साथ करने पर साल्ट एवं जल प्राप्त होता है। अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइडों के साथ करने पर सॉल्ट एवं जल प्राप्त होता है। अब जैसे मैंने लिख दिया यहां पे, सब में वैसे लिखूंगा, धात्विक ऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है, जान लीजिएगा, प्लस अम्ल, फिर क्या बनेगा, साल्ट और प्लस क्या बनेगा, जल। ये हो गया। अब धात्विक ऑक्साइड के रूप में मान लीजिए हमने ले लिया, एग्जाम्पल्स बता रहे हैं, Na2O, ये जो फार्मूला है ये किसका फार्मूला है, सोडियम ऑक्साइड का। अब हमने इसकी अभिक्रिया करा दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सबसे सरल यही है, इसलिए इसको बताते हैं आपको ताकि आप पहले समझिए कॉन्सेप्ट को। अब यहां से Na और यहां से Cl, बस बन गया क्या आपका NaCl, ये क्या बना, सॉल्ट, क्या बना, सॉल्ट। और अब यहां से H, यहां से O, क्या बना, H2, ये हो गया आपका जल। क्या हो गया आपका, जल। तो आप बैलेंस कीजिए, 2 सोडियम है यहां 2 करिए, अब 2 क्लोरीन हो गया तो यहां 2 कर दीजिए, अब 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया। तो इस तरीके से हमने आज आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो हमने आपको क्या कर दिया, सबसे विधिवत तरीके से आपको क्या कर दिया, यहां पे बता दिया। अम्ल का पहले मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी बताया, फिर केमिकल प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना है, उस रिएक्शन को लिखिए फिर समझिए। रिएक्शन जो होता है लिख करके ही यह समझा जा सकता है, इसलिए कहते हैं केमिस्ट्री आसान नहीं है। अभी तक थ्योरी चलती थी तो बड़ा मजा आता था, अब जब रिएक्शन पार्ट शुरू होगा
तब आपको पता लगेगा कि कैसे समझना है। तरीका बता रहा हूँ, रिएक्शन को लिख करके पढ़िए, और हर रिएक्शन एक फार्मूले की तरह होता है। तो इस तरीके से ये आपकी आज अम्ल की पूरी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी समाप्त हुई। और अब आगे आपको नेक्स्ट जो इसका टॉपिक होगा वो आपको अगले लेक्चर्स में मिलेगा, जिसमें आपको बताया जाएगा क्षारक की फिजिकल प्रॉपर्टी और क्षारक की केमिकल प्रॉपर्टी। तो तब तक आप लोग इसको देखें बढ़िया तरीके से और इसकी नोट्स बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहो।